हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। करंट अफेयर्स के सेशन में आज फिर कुछ जो चर्चा है वो राजनीति के विषय से ही हमको देखने को मिल रही है, परंतु इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान भी जुटने तय हैं। तो चर्चा किस विषय पर होनी है? चर्चा इस विषय पर होनी है, ये एक खबर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी से टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के पद की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लोकसभा के स्पीकर और उसकी महत्वता ये जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा स्पीकर के कर्तव्य हैं, लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति से संबंधित चीज़ें हैं, लोकसभा स्पीकर जो है वो कैसे नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया या फिर उन्हें कैसे हटाया जा सकता है पद से, इस तरीके के तमाम आयामों पर आपसे चर्चा की जा सकती है। और मुख्य परीक्षा के विषय के आधार पर अगर आप देखें तो उनकी विश्वसनीयता के आधार पर और उनकी निष्पक्षता के आधार पर जो उन पर आरोप लगते रहते हैं या उनकी जो भूमिका है लोकसभा के सदस्य में सदन में अध्यक्ष के तौर पर जो होनी चाहिए, इस तरह की शैली के प्रश्न बना करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चर्चा इत्यादि करने के लिए कहा जा सकता है। तो चलिए इन सब विषयों पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी से टीडीपी जो है वो मांग कर रहा है। यहाँ पर आया है कि जैसे टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की बात करते हैं, कहते हैं उनके जो लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू वांट्स टू लोकसभा स्पीकर सीट फॉर टीडीपी, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस डिमांड। यही आज का मैटर है जो हमको समझना है। तो इस तरीके की खबरों पे आप जरूर थोड़ा सा नजर बना करके रखा करिए, नजर अपनी रखेंगे तो उससे आपको भी लाभ होगा डेफिनेटली। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको देखने को मिला है कि इस बार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भाई इस बार किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला है? पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार जो या तो अपने फेवर के जो अलायंसेस हैं उनको मिलाकर के सरकार बनानी थी, या फिर दूसरी पार्टीज उस तरीके की जो अन्य तरीके से गठबंधन बना सकती थी। इसको हम त्रिशंकु सरकार कह सकते हैं। तो बेसिकली ये त्रिशंकु सरकार तो इस बार बनेगी, ठीक है। त्रिशंकु सरकार इसलिए बनेगी कि भाई जो 272 सीट्स की रिक्वायरमेंट थी वो तो कोई भी नहीं पूरी कर पाया है। बीजेपी को अकेले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं 240, बट इतनी नहीं है कि वो अपनी सरकार बना पाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके जो अलायंसेस हैं जनरली हम उनको एनडीए के तौर पर जानते हैं, साधारणतः हम उनको एनडीए के तौर पर जानते हैं। और एनडीए में जो दो सबसे बड़ी पार्टी है वो टीडीएस तेलुगु देशम पार्टी है, या टीडीपी हम कह सकते हैं इसको, टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी है, और जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में नीतीश जी की पार्टी है। और इन दोनों लोगों के पास में बड़ी सीट्स हैं, यानी 16 और 12 नंबर की बड़ी सीट्स आपको इनको देखने को मिलेगी। हालांकि इन दोनों की सीट्स को मिला के भी बहुमत पूरा नहीं होगा, बट अगर इस पूरे अलायंसेस को अगर हम देखें तो ये 52 सीटों का निकलता है तकरीबन। जैसे शिवसेना की 7 सीट हैं, लोजपा की 5 सीट्स हैं, एनसीपी की 1 है, राष्ट्रीय लोकदल की 2 सीटें हैं, और एनसीपी से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो 1-1 करके हैं। हालांकि जनता दल सेक्युलर है, जनता दल सेना पार्टी है, जनसेना पार्टी, इन सबकी 2-2 सीट्स हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के 52 सीट्स हो जाती हैं। 240 सीटें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं, 240 सीटें। तो इस तरीके से 292 के आसपास आपको यहाँ पर सीट्स बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये इस तरीके से सरकार बना लेंगे। संभवतः 9 तारीख को शपथ ग्रहण इत्यादि की जो प्रक्रियाएं हैं वो होनी शुरू होंगी। लेकिन इन सब के बीच में, जैसे कल मैंने एक सेशन लिया था, आप उस सेशन को भी ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर्स बाय विरद दुबे करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के मैंने आपको टीडीपी को ही लेकर के एक कल भी चर्चा करी थी या परसों चर्चा करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो रिक्वायर्ड है, और उस रिक्वायरमेंट को उन्होंने बलपूर्वक रखने का प्रयास भी करना है, ठीक है। तो वो एक मांग के तौर पर क्या हो सकता है, क्या होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उससे क्या लाभ होते हैं, उससे क्या हानियां हो सकती हैं, गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको लेकर के एक पूरा केस स्टडी मैंने किया था। तो आप उस पर ही जाकर के देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो वो भी है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको पूरे आयाम समझ में आ जाएंगे। उन्हीं दृष्टिकोण में यहाँ पर हम आज लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई जहां बीजेपी के पास में एक तो सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है, तो जहां इस तरीके के लोगों का समर्थन की रिक्वायरमेंट है, वहीं दूसरी तरफ इनके कुछ और समस्याएं भी हैं। जैसे एक समस्या मैंने
स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है उसको लेकर के प्रकट करी थी। वैसी ही एक समस्या जो है वो लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर के है, लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर के है कि इनमें में से ज्यादातर, देखिए बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा के स्पीकर के पद पर अलायंसेस में से जो लोग हैं उनके किसी व्यक्ति को रखा जाए, उनकी ऐसी सोच हो सकती है। लेकिन वहीं जो बड़ी पार्टीज हैं जैसे टीडीपी और जेडीयू हैं, इनकी डिमांड यहां पर क्रिएट होनी शुरू हो गई है कि हमारे जो है वो स्पीकर हैं वो बनाए जाएं। तो आखिर इस तरीके की मांग को लेकर के क्यों चला रहा है, जबकि जो भी व्यक्ति स्पीकर बनेगा उसको अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर पे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये मान्यता रखी जाती है या एक उम्मीद रखी जाती है लोकसभा स्पीकर से कि उसकी जो कार्यवाही होंगी वो क्या होंगी, निष्पक्ष होंगी। लेकिन फिर भी कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें ये सुनने को मिल जाता होगा आप लोगों को, या सुना होगा आप लोगों ने, कि भले ही ये जो पद पर बैठा व्यक्ति है उससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, परंतु इसकी निष्पक्षता कई मामलों में संदेहास्पद भी होती है। कई मामलों में इसकी निष्पक्षता संदेहास्पद भी होती है, क्योंकि ये किसी ना किसी पार्टी से तो बिलोंग करते ही हैं, और जब बहुमत की सरकार होती है तो अमूमन ये बहुमत की ही पार्टी के होते हैं। तो कहां तक निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है, तो यहां इस पॉइंट पे भी हम लोग गौर करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो आपको करंटली जो सिचुएशन है वो समझ में आ गई। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ये लोग इस अध्यक्ष पद की डिमांड करना क्यों चाहते हैं, जबकि वो तो निष्पक्ष तौर पर उनको व्यवहार करना पड़ेगा, उसका पार्टी से कोई खास लेना देना होगा नहीं, क्योंकि तो निष्पक्ष व्यक्ति है, लेकिन फिर भी होते पार्टी के ही पक्ष के हैं वो। तो इसके लिए हमें कुछ पुराने मुद्दे देखने पड़ेंगे, कुछ पुराने मुद्दे जानने पड़ेंगे कि जब अध्यक्ष पद पर कोई विपक्ष, माफ कीजिएगा विपक्ष नहीं, जब अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए गठबंधन के सरकार में जो बड़ी पार्टी का ना हो करके अलायंस की पार्टी का हो, यानी आज के सिनेरियो में बीजेपी का ना हो करके जैसे टीडीपी या जेडीएस इत्यादि का अगर हुआ तो फिर बड़ा खेल हो सकता है, जैसे कि एक बार हुआ भी है, बीजेपी के साथ ही हुआ है। 1998 की बात है, 1998 की बात है, और ये अक्सर रिमाइंड किया जाता है जब इस तरीके की खबरें न्यूज में आती हैं। 1998 में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी के द्वारा एनडीए की सरकार है, वो भी एनडीए की सरकार है बीजेपी की लीडरशिप में, और उस समय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी, ठीक है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उस समय क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो एक ऐसी कंडीशन हुई 1998 में कि उनके समर्थक की एक पार्टी हुआ करती थी AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये पार्टी हुआ करती थी। इस पार्टी ने अपना सहयोग वापस ले लिया। तो जब इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया तो जो अटल जी की सरकार है, यानी कि जो एनडीए की जो सरकार थी, वो अल्पमत में आ गई, और इसलिए उसका फ्लोर टेस्ट होना जो है, वो स्पीकर ने जो है वो फ्लोर टेस्ट, मतलब उनको करवाना ही था, तो फ्लोर टेस्ट हुआ। तो जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उस फ्लोर टेस्ट में ये एक मामला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस मामले में जो स्पीकर थे वो स्पीकर थे जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी, ये स्पीकर थे। और जीएमसी बाल योगी जो है वो टीडीपी के ही, आप देखेंगे कि ये लीडर हुआ करते थे। अब इन्होंने किया क्या कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई और जब वोटिंग की बारी आई, तो वोटिंग जो है वो एकदम बराबर जाकर के बैठ गई, और सरकार जो है वो एकदम उसकी सांसें अप डाउन से होने लगी कि किसी एक, तो उस समय एक ऐसे सदस्य थे जिनका नाम था गिरधर गमांग। अब देखिए, गिरधर गमांग उस दिन वोटिंग में शामिल थे, लेकिन यानी कि सदन में शामिल थे, लोकसभा में उपस्थित थे, लोकसभा में क्या थे, ये उपस्थित थे, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे उस समय जिन्होंने उड़ीसा में इन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो धारण कर लिया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर का पद धारण करते हुए अभी उन्होंने लोकसभा की सीट का त्याग नहीं किया था। ऐसे में इनके वोट को उस समय काउंट नहीं किया गया, लेकिन जब मुद्दा बराबर पे पहुंच गया, उस केस में स्पीकर के कहने पर, जीएमसी बालयोगी जी के कहने पर, इनको वोट देने के लिए कहा गया। किनको? गिरधर गमांग को।
अब ऐसा करने का आधार जो है वो क्या है कि स्पीकर ऐसी सिचुएशन में अपनी जो विवेक है, स्वविवेक जिसको बोलते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। और उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन्हें वोट देने के लिए परमिशन दे दी। और ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ये किससे बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे कांग्रेस से। स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो ये एक वोट है, उस एक वोट ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय गिरा दी थी। एंड इफ अभी भी आपके मन में यह डाउट आता है कि क्यों डिमांड कर रहे हैं बीजेपी से टीडीपी और जेडीयू, तो ये एक एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है आपको यह समझाने के लिए कि क्या पावर होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्पीकर की। इस समय आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी आते हैं जब सरकार को स्पीकर के साइलेंट समर्थन की जरूरत पड़ जाती है। हालांकि क्योंकि वही बात है ना, मैंने आपसे कहा कि यहां पर उम्मीद की जाती है इन लोकसभा अध्यक्षों से कि वो निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन कई बार दल बदल जैसे मुद्दे हैं या फिर इस तरीके के फ्लोर टेस्टिंग वाले जैसे मुद्दे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में हो सकते हैं यदि अगर सरकार का कोई व्यक्ति या एक लीडिंग जो पार्टी है उसका अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठता है, क्या नाम है, लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठता है। और ऐसे में अपोजिशन जो सरकार बनाने वाली जो पार्टीज हैं वो अपनी किसी भी मांग को लाने के लिए कभी भी फ्लोर टेस्ट स्पीकर तो कभी भी ला सकता है, इस तरीके की चीजें कर सकता है। तो भाई उसके हाथ में कंट्रोलिंग है इन सब चीजों की, तो इसलिए डिमांड यहां पर क्रिएट की जा रही है। अब डिमांड क्रिएट की जा रही है तो यहां पर एक चीज हमको यह समझना चाहिए कि आखिर जो स्पीकर हैं उनके पद के क्या अधिकार होते हैं और ये कहां से ये अधिकार इनके पास में आते हैं, उनके ऊपर भी हमें थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो लोकसभा का जो स्पीकर का पद है यह एक संवैधानिक पद होता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये पद है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में अगर आप देखेंगे तो इसके होने की बात कही जाती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए इस फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन का मैं डायरेक्टली यहीं से दिखा देता हूं। आर्टिकल 93 जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा और इसके चयन के लिए यह कहा जाता है कि जिस समय नई लोकसभा का गठन होगा, यथाशीघ्र जितनी जल्दी से हो सके लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इट मींस अगर हम प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर आर्टिकल नंबर 93 में आपको दिए हुए हैं। और इसके लिए जैसे आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा है, इस तरीके का कोई इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि इंटरनली इलेक्शन होता है। जो नई लोकसभा अब गठित हुई है उस नई लोकसभा में पक्ष विपक्ष सब लोग हैं इसमें शामिल, और वो सब लोग मिलकर के लोकसभा के सदस्य हैं। और वो सभी लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी 2 लोगों को, एक लोगों को अध्यक्ष के लिए और एक लोगों को उपाध्यक्ष के लिए चुनेंगे। अब देखिए इसमें एक परंपरा काम आती है। परंपरा होती है ये कि जनरली जो बहुमत दल है, बहुमत जो दल है, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको एनडीए देखने को मिल रहा है, तो बहुमत दल में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जो अपोजिशन पार्टी होती है, यानी जो विपक्ष होता है, किसी विपक्ष के किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना है कि किसी भी 2 सदस्य को आप चुनना है। अब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष चुना देती है। और इनके प्रावधान अलग अलग आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल 94 में आपको लिखा है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो क्या होगा। जैसे अध्यक्ष का पद, यहां पर पद त्याग की बात है, सॉरी, पद रिक्त होने की भी बात है और पद त्याग होने की भी बात है। जैसे मान लेते हैं कि अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष काम कर लेगा, उपाध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो सदन में से, क्योंकि सदन में से किसी को भी चुना गया था अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो पुनः किसी को भी उस समय के लिए चुन लेंगे कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है। सिंपली त्यागपत्र की रही बात, तो अध्यक्ष जो है वो साइन करके, स्टैंपिंग करके उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष जो है वो साइन करके, स्टैंपिंग करके वो अध्यक्ष को पद देता है। ये दोनों लोग एक दूसरे को रिजाइन करके अपने आप
जो है एक दूसरे मतलब रिजाइन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का पद त्याग होता है। तो ये चीज आपको आर्टिकल 94 में देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये चीज आपको आर्टिकल 94 में देखने को मिल जाती है। 95 की अगर आप बात करोगे, 95 अनुच्छेद की बात करोगे, तो इसमें उनके कर्तव्यों की बात करी गई, जिन कर्तव्यों की अभी हम बात कर रहे थे ना, उन कर्तव्यों की बात करी गई है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य शक्तियां। तो अब जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष का पद काम आएगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुना जाएगा वो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सामने आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल ये जो पोस्ट है वो कैसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ओवरऑल जो ये पोस्ट है वो कैसी है भैया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है जो यहां पर काम करेगी। दूसरी बात है, इसका कर्तव्य या इसका कार्य का जो नेचर होता है वो कस्टोडियन टाइप का नेचर होता है। कस्टोडियन का मतलब हो गया एक तरीके से संरक्षक। सदन में कुछ भी होगा तो वो माननीय अध्यक्ष महोदय ही होंगे, ठीक है। कुछ भी होगा सदन में कोई भी कार्यवाही होगी, सभी कार्यवाहियां जो हैं वो इन्हीं के संरक्षण में होगी। कोई बिल पास होना होगा, किसी को बात करने के लिए कहना होगा, किसी को कोई ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज जो है इन्हीं के थ्रू। आपने देखा होगा लोकसभा या किसी भी सदन की कार्यवाही होती है तो बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति भी लोकसभा के कहने से ही, लोकसभा स्पीकर के कहने से ही अपना विषय रखता है, बात करता है और लोकसभा के अध्यक्ष को ही वो बात कहता है। अगर मुझे कुछ बात अपने साथी के लिए कहनी है, विपक्षी पार्टी के लिए कहनी है, तो डायरेक्टली हम उनसे नहीं कहेंगे, हम लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से कहेंगे कि मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय स्पीकर के माध्यम से अपनी पार्टी को, ये विपक्षी पार्टी को ये बताना चाहता हूं। तो आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, उनके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं, आपको संज्ञान में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ऐसे करके बात होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या हर चीज के लिए कस्टोडियन की तरह काम करेंगे। दल बदल एक बड़ी बात है। दल बदल अगर हो रहा है तो आपको मालूम है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की 10वीं जो अनुसूची है, उस अनुसूची के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पर उसे अयोग्य घोषित करना है या नहीं करना है, इस पर अंतिम निर्णय जो है वो किसका मान्य होगा, अंतिम निर्णय स्पीकर का मान्य होगा। हालांकि पहले इनका ये निर्णय इस पर्टिकुलर चीज को छोड़ करके बाकी कोई भी जो कार्यवाही करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है कोई भी कार्यवाही करता है, तो वहां पर उस चीज के लिए एक तरीके से न्यायिक भूमिका भी लोकसभा का अध्यक्ष जो है निभाता है। तो उसने जो निर्णय लिया होगा वो निर्णय अंतिम होगा और सभी के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर यहां पर कुछ पक्षपात समझ में आता है, इस पर्टिकुलर केस में कुछ पक्षपात समझ में आता है, तो लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा इंटरफियर कर सकता है, अदरवाइज अन्य कार्यवाहियों में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सदन में वोटिंग नहीं करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी स्पीकर सदन में वोटिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह निष्पक्ष कार्य करेगा ना। अगर स्पीकर ने ही वोटिंग कर दिया, आप लोग इतिहास में हमेशा क्या पढ़ते हो, जैसे युद्ध हो रहा है, राजा ही मार दिया गया, सैनिक सारे खड़े हैं, लेकिन फिर भी युद्ध हारा हुआ घोषित किया जाएगा। आप लोग शतरंज में क्या पढ़ते हो, मेन राजा मार दिया गया तो फिर शतरंज का खेल खत्म हो जाता है। वैसे ये अपने सदन का राजा है, अगर इसने ही वोट डाल दिया कि ये करना है, फिर तो वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए जब वोटिंग होती है तो ये वोटिंग नहीं करते, क्योंकि ये किसी भी पक्ष को नहीं रिप्रेजेंट करते, किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते उस सीट पर बैठ करके। लेकिन अगर 50-50 वोट पड़ जाए, अगर 50-50 वोट पड़ जाए, तो देखिए 50-50 वोट पड़ा था, तो इसमें स्वविवेक की बात है, स्वविवेक की बात है, स्वविवेक की बात आएगी और क्या निर्णय लिया जाएगा ये छोड़ दिया जाएगा। ये निर्णय जो है किसके विवेक पर छोड़ दिया जाएगा, ये निर्णय लोकसभा स्पीकर के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष के विवेक पर ये निर्णय छोड़ दिया गया, तो उन्होंने जहां जो गमांग जी जो थे उनसे जो है कहा कि आप वोट करिए, तो उन्होंने कर दिया। तो उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ। तो समझ रहे हैं ना इंपॉर्टेंस। तो ये एक वोट इसका उस समय बहुत मायने करता है, और इस पद्धति को हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो ये अपनी एक वोट कास्ट कर सकता है, ये इसका एक वोट निर्णायक वोट हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये फैसला करता है। अब देखिए धन विधेयक की अगर हम बात करें, धन विधेयक के मामले में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि जो विधेयक आया है वह धन विधेयक है या नहीं है। अगर इसने कह दिया कि हाँ ये विधेयक जो आ रहा है इसको धन विधेयक के अंतर्गत इस पर डिस्कशन किया जाएगा, तब ही वो धन विधेयक माना जाएगा, भले ही धन विधेयक से रिलेटेड कितने भी प्रोविजन उसमें जुड़े हों। स्पीकर ने अगर नहीं कहा है कि धन विधेयक है तो प्रोविजन होने के बावजूद भी उसे एक साधारण विधेयक की तरह डील किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के पास में जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है, जबकि उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बैठते हैं, उस केस में भी लोअर हाउस यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है वही अध्यक्षता करता है, तो यह भी उसकी वहां पर एक स्पेशल पावर के तौर पर आ जाती है। तो आई होप कि आपको स्पीकर के कितने सारे पावर्स जो हैं, कितने सारे अधिकार जो हैं उसके बारे में पता चला होगा और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चला होगा। आज के करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 तारीख से यानी सोमवार से आपको ये बैच मिलने वाला है, हिंदी में ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे। सेम टाइमिंग पे इंग्लिश में भी एक बैच स्टार्ट होगा, पॉलिटी पे सेम टाइमिंग में इंग्लिश में भी एक बैच स्टार्ट होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो आप इनमें में से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी में प्योर सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच से जरूर जुड़िए। 10 तारीख को शाम 6 बजे क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। विरद लाइव कोड ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, इसी कोड का इस्तेमाल करना है आपको। इस पे आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसमें 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। इसका मतलब आप इस बैच को एक बार खरीद लेते हैं, उसके बाद बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना है, कुछ भी, ना प्रीलिम्स के लिए परचेज करना है, ना मेंस के लिए, ना इंटरव्यू के लिए। इनफैक्ट हम आपको बुलाएंगे यहां पर दिल्ली में, बस आपको आना है और आपके सारे खर्चे, रहने खाने पीने का सारा खर्चा हम उठाएंगे अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आएंगे मेंस की तैयारी के लिए। तो इंटरव्यू में भी हम इसी तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप की सुविधा आपको प्रदान करेंगे, सब कुछ क्रक्स वगैरह, किताबें वगैरह सब आपके घर भेजी जाएंगी हार्ड कॉपी के तरीके से, आप जो एड्रेस दोगे उस पे। तो बहुत ही शानदार बैच जो है ये आपका शुरू हो रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैच के P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रयागराज में अब स्टडी IQ IAS हिंदी उपलब्ध हो चुका है। 14 मई से इसमें क्लासेस शुरू होंगी, यानी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के 4 दिन बाद 14 मई से इसमें बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अपने आप को एनरोल कराइए, ठीक है। वहां आप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, उनसे बोलिए कि विरद सर का ही हमें कोड यूज करना है, वो विरद लाइव कोड लगा देंगे और आपको आसानी से सुविधाजनक तरीके से, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप सुविधाजनक तरीके से वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। 74,999 में आपको सभी सुविधाओं के साथ ये बैच उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो पहले तो इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, virad.dubey@ करके आप, या बगैर @ के भी खोजेंगे तो मिल जाएंगे। virad.dubey के नाम से आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और virad.dubey@studyiq.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे ऑफलाइन में आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो करिए इसमें, और इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा या फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।